Bismillahirrahmanirrahim. Let's start off our discussion with the next subsection of biology, which is about nucleic acids. First of all, I would like to give you the big picture of our discussion. In this particular subsection, we will talk about the introduction to lipids. सबसे पहले हम introduction to lipids पे बात करेंगे, and secondly we will talk about the building blocks of nucleic acids, that is जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, हम न्यूक्लियोटाइड्स के जो हाई यील्ड फैक्ट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. एंड थर्डली वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. के न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर पे बात करने के बाद फिर लास्ट पे हम डीएनए और आरएनए को आपस में कंपेयर भी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद इंट्रोडक्शन टू द न्यूक्लिक एसिड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन. You can see in here they are polymers of nucleotides by definition. Simply nucleotides के ये polymers हैं. And if you talk about their chemical nature, actually इनके नाम से ही इनकी chemical nature भी वाज़ेह हो रही है. You can see in here they are acids. So chemically ये acidic हैं, so named as nucleic acids because actually they are found in nucleus. So that's why we say they are nucleic, means pertaining to nucleus, and as they have got the acidic nature, that's why we call them as the acids. So nucleic acids are related to nucleus and acidic in nature, so that's why they're named so. And now let's talk about the building blocks of the nucleic acids. First of all, the introduction. You can see here nucleotides are considered as the building blocks of nucleic acids. And अब हम इनके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि जो nucleic acids हैं they are comprised of the pentose sugar. They are comprised of pentose sugar, right? So pentose sugar जो कि ribose sugar भी हो सकती है और deoxyribose sugar भी हो सकती है. So pentose sugar and the nitrogenous base जो कि cytosine, uracil, thymine, adenine और guanine में से कोई हो सकती है. So pentose sugar and nitrogenous base they give you nucleoside. याद रखिएगा अभी ये nucleotide नहीं है, ये just nucleoside है. So सादा तरीन लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि sugar plus nitrogenous base it gives you nucleoside. और अब आप जो सेकेंड रो है उसमें ऑब्जर्व करें कि पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस एंड द फॉस्फोरिक एसिड दे कलेक्टिवली गिव यू न्यूक्लियोटाइड. सो आप सिंपली इस तरह से भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड में अगर आप फॉस्फेट को भी ऐड करेंगे यू विल गेट अ न्यूक्लियोटाइड. या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट विल गिव यू न्यूक्लियोसाइड. सो ये दो इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं. वंस अगेन न्यूक्लियोसाइड इज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस एंड न्यूक्लियोटाइड इज एक्चुअली शुगर, नाइट्रोजनस बेस एज वेल एज द फॉस्फोरिक एसिड. एंड नाउ लेट्स डिस्कस ऑल दीज एंटिटीज वन बाय वन. इसमें सबसे पहले हम पेंटोज शुगर जो कि न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है इस पे बात करेंगे. सो पेंटोज शुगर जो है ये राइबोज शुगर होगी इन द आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि ये जो पेंटोज शुगर है ये डीऑक्सीराइबोज होगी इन द डीएनए. इसलिए इसको डीएनए को नेम भी इसकी वजह से ही किया गया, दिस इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. और इसको डीऑक्सीराइबोज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो सेकंड कार्बन है दैट इज डिवाइड ऑफ वन ऑक्सीजन, राइट. सो यू कैन सी हियर वन ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ राइबोज एट कार्बन नंबर 2. इसमें आप ज़रा गौर भी करें कि ये जो राइबोज शुगर है जो कि आरएनए के अंदर प्रेजेंट होगी इसमें सेकंड कार्बन के साथ H और OH अटैच्ड हैं, जबकि जो डीऑक्सीराइबोज है यू कैन सीन हियर कि इसमें राइबोज शुगर ही के समझने के OH ग्रुप में से जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव कर दिया गया. दैट्स वाई दिस इज डीऑक्सीराइबोज शुगर. सो डीऑक्सीराइबोज शुगर इस पे जो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला है वो भी इसीलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसका जो सेकंड कार्बन है दैट इज डिवाइड ऑफ वन ऑक्सीजन. सो दिस वाज अबाउट द पेंटोज शुगर. अब यहाँ पे इससे पहले कि हम नाइट्रोजनस बेसिस को डिस्कस करें कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूँगा. ए ऑप्शन है हमारे पास साइटोसिन, बी ऑप्शन इज एडेनिन, सी ऑप्शन इज थायमीन एंड डी ऑप्शन इज यूरासिल. और कमांड है चूज अ सिंगल बेस्ट आंसर फॉर ईच स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट है जी ऑल आर सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस एक्सेप्ट. तो इसमें आप देखें
कि जो साइटोसिन है ये भी सिंगल रिंग्ड है, जबकि एडेनिन डबल रिंग्ड है, थायमिन और यूरासिल भी सिंगल रिंग्ड हैं. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी बीटा एडेनिन. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस इज प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए. अब कंडीशन क्या है कि दोनों में प्रेजेंट हो डीएनए और आरएनए के अंदर, राइट. तो इससे पहले भी एक कंडीशन क्या है कि सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेस, राइट. सो एडेनिन दोनों में प्रेजेंट है लेकिन ये डबल रिंग्ड है, लिहाजा ये आंसर नहीं है. हाँ, साइटोसिन सिंगल रिंग्ड है और ये डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट है, जबकि थायमिन इट्स प्रेजेंट ओनली इन द डीएनए और इसके मुकाबले में जो यूरासिल है दिस इज प्रेजेंट ओनली इन द आरएनए. लिहाजा ये दोनों हमारे क्वालिफाइंग ऑप्शन नहीं होंगे. बोथ ऑफ दीज आर रॉन्ग फॉर द स्टेटमेंट नंबर 2. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस स्टेटमेंट गिवन दैट इज अल्फा. And we have got another question. In RNA, adenine would be paired with, and A option is guanine, B option is cytosine, C option is thymine, D option is uracil, and E option is none of these. And best response to this question is uracil is the wrong answer to this question. राइट, you seen here uracil इसका appropriate response नहीं है क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि ओवरऑल जो RNA है दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड. आप इसको सेवरल टाइम्स पहले भी पढ़ चुके हैं कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है. अगर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है तो आरएनए के अंदर भी पेयरिंग तो उस तरह से होगी ही नहीं. सो इसलिए जिसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी नन ऑफ दिस, ई. एंड सो यू सीन हियर वी हैव गॉट द पेंटोज शुगर एंड वी हैव गॉट द नाइट्रोजनस बेस. सो हमने नाइट्रोजनस बेस पे भी बात की है. अब नाइट्रोजनस बेस को फर्दर डिटेल से डिस्कस करते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस के हवाले से आप देखें कि इसकी जो टाइप्स है नाइट्रोजनस बेसिस की, हम इसके लिए फ्लो शीट कंस्ट्रक्ट करते हैं. वी हैव गॉट द स्ट्रेट चेन एंड द रिंग नाइट्रोजनस बेसिस. और जो स्ट्रेट चेन नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये कोलिन, इथानोलामीन और सेरीन हैं जो कि फॉस्फोलिपिड्स में प्रेजेंट हैं, जबकि जो रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये दो तरह की हैं, एक सिंगल रिंग्ड और दूसरी डबल रिंग्ड. जैसी भी हैं बहरहाल ये सिंगल रिंग्ड हो या डबल रिंग्ड हो ये जनरली न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट हैं, यानी कि डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट हैं. जो सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनको हम पायरिमिडीन्स, जबकि डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस को हम प्योरीन्स भी कहते हैं. सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस में फर्दर साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन इंक्लूडेड है, जबकि डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस में गुआनिन और एडेनिन इंक्लूडेड है. सो आई वांट यू टू मेमोराइज दिस फ्लो शीट. इस फ्लो शीट को हमने लिपिड्स के सबसेक्शन में भी, फॉस्फोलिपिड्स के सबसेक्शन के पोर्शन में स्पेसिफिकली डिटेल से डिस्कस किया था. बट ये उसी का एक क्विक ओवरव्यू है. एंड यू कैन सीन हियर दीज आर एक्चुअली डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस. अब कई दफ़ा एग्जाम में आपको फोटोग्राफ प्रेजेंट की जा सकती है और बगैर नाम के, और आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी जो है वो एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, कौन सी गुआनिन है या साइटोसिन है या थायमिन है, राइट. सो यू हैव टू हैव एन अप्रोच कि आपने किस तरह से सिर्फ डायग्राम की मदद से नाइट्रोजनस बेस को आइडेंटिफाई करना है. तो इसके लिए हम एक फ्लो शीट कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस, सो इसमें डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स अब कौन कौन से हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आस्क फ्रॉम योर सेल्फ कि उसमें जो स्ट्रक्चर आपको प्रेजेंट किया गया है उसमें नंबर ऑफ रिंग्स कितने हैं. अगर तो रिंग्स की तादाद 2 होगी तो फिर आपने उनमें कार्बन नंबर 6 के ऊपर देखना है कि कौन सा ग्रुप अटैच्ड है. अगर रिंग्स की तादाद 2 है और कार्बन नंबर 6 पे अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है, इट हैज़ टू बी एडेनिन. और अगर रिंग्स की तादाद 2 है और कार्बन नंबर 6 पे ऑक्सीजन अटैच्ड है, इट हैज़ टू बी गुआनिन. और अगर रिंग्स की तादाद 1 है फिर आपने कार्बन नंबर 4 को देखना है कि कार्बन नंबर 4 पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है. अगर रिंग्स की तादाद 1 है और कार्बन नंबर 4 पे अमाइनो ग्रुप है, इसका मतलब है कि जो नाइट्रोजनस बेस है दिस इज साइटोसिन. और अगर कार्बन नंबर 4 पे ऑक्सीजन अटैच्ड है फिर आपने कार्बन नंबर 5 को देखना है, राइट. क्योंकि अगर कार्बन नंबर 4 पे ऑक्सीजन अटैच्ड है इसका मतलब है कि ये यूरासिल और थायमिन में से कोई एक है. सो इनको डिफरेंशिएट कराने के लिए हम कार्बन नंबर 5 को देखेंगे. अगर कार्बन नंबर 5 पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इट हैज़ टू बी यूरासिल. और अगर कार्बन नंबर 5 पे मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है, इट हैज़ टू बी द थायमिन. अब हम इस फ्लो शीट को कोरिलेट करते हैं इन डायग्राम्स के साथ भी. यू कैन सीन हियर कि यहाँ पे ये जो एडेनिन और गुआनिन है इनमें रिंग्स की तादाद कितनी है, 2. सो अगर 2 रिंग्स हैं इसमें कार्बन नंबर 6 को आप देखें, कार्बन नंबर 6 में अगर अमाइनो ग्रुप है दिस इज एडेनिन, और कार्बन नंबर 6 के साथ अगर अटैच ऑक्सीजन है दिस इज गुआनिन. और अब सेकंड नंबर पे आप देखें कि अगर रिंग्स की तादाद 1 है तो ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि कोई ना कोई पायरिमिडीन है. अब आप कार्बन नंबर 4 को देखेंगे. सो कार्बन नंबर 4 पे अगर तो अमाइनो ग्रुप अटैच है इसका मतलब है कि ये क्या है, दिस इज साइटोसिन. और अगर कार्बन नंबर 4 पे ऑक्सीजन अटैच्ड है इसका मतलब ये हुआ कि ये
यूरासिल और थायमीन में से कोई एक है, और अब आप कार्बन नंबर 5 को देखेंगे, कार्बन नंबर 5 के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है इट हैज़ टू बी यूरासिल, और अगर कार्बन नंबर 5 के साथ मेथिल ग्रुप अटैच्ड है इसका मतलब है कि ये क्या है, थायमीन। सो इस तरह से सिस्टमेटिकली सोचते हुए आप राइट अवे विद इन फ्यू सेकेंड्स जो नाइट्रोजनस बेस है, अगर आपको एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब तक हमने पेंटोज शुगर के बारे में डिटेल से डिस्कशन की, उसके बाद फिर हमने नाइट्रोजनस बेस को इन डिटेल डिस्कस किया, एंड नाउ लेट्स जनरेट फ्यू वर्ड्स अबाउट द फॉस्फोरिक एसिड। सो यू सीन हियर जो फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, इसका स्ट्रक्चर ये आपके सामने है। यू हैव गॉट अ फॉस्फेट विच इज एसोसिएटेड विद 4 ऑक्सीजन्स एंड अ हाइड्रोजन सीन हियर। सो दिस इज ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर है दिस इज H3PO4। सो फॉस्फेट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये आपके सामने है, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट। और उसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस। यू सीन हियर कि अब न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजनस बेस है ये कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर के साथ अटैच्ड है, राइट, कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। सो नाइट्रोजनस बेस जब पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हो गई, आपके साथ क्या, आपके पास क्या आ गया, न्यूक्लियोसाइड। फॉर एग्जांपल राइबोज एंड एडेनिन दे गिव यू एडेनोसिन, एंड एडेनोसिन क्या है, दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड। अब जस्ट इमेजिन करें कि फर्स्ट करें हमारे पास ये राइबोज शुगर है जो कि एक 5 कार्बन शुगर है, पेंटोज है, इसके कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हो गई है एडेनिन। अब ये कलेक्टिवली क्या बन गया, पहले ये राइबोज शुगर है, ये राइबोज शुगर है और ये एडेनिन है। सो राइबोज शुगर एंड एडेनिन कलेक्टिवली गिव यू एडेनोसिन, एंड एडेनोसिन बाय डेफिनेशन इज अ न्यूक्लियोसाइड क्योंकि इसमें शुगर और नाइट्रोजनस बेस कंबाइन हुए हैं। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड की भी। सो फॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4, इट फॉर्म्स द एस्टर लिंकेज, it forms the ester linkage with the carbon number 5 of the pentose sugar। अब ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, तो कार्बन नंबर 5। अब जो फॉस्फेट ग्रुप होगा वो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होगा, और ये लिंकेज कौन सा बनाएगा, ये एस्टर लिंकेज बनाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सो पहले क्या था, न्यूक्लियोसाइड, अब साथ फॉस्फेट भी ऐड हो गया, अब हमारे पास क्या आ गया, न्यूक्लियोटाइड। फॉर एग्जांपल अब एडेनोसिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ये जो एडेनोसिन जो कि न्यूक्लियोसाइड था, एडेनोसिन के साथ जब फॉस्फोरिक एसिड ऐड हुआ, यू गॉट द एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट विच इज अ न्यूक्लियोटाइड नाउ। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि 1 to 3 फॉस्फेट ग्रुप्स कैन अटैच अ पेंटोज शुगर। ठीक है, एक पेंटोज शुगर के साथ एक से ज़्यादा यानी कि 3 तक फॉस्फेट ग्रुप्स भी अटैच हो सकते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द मोनोफॉस्फेट, डाई और द ट्राइफॉस्फेट्स। ऑफ कोर्स नाम से ये जाहिर है, इनके नामों से ही जाहिर है कि अगर एक फॉस्फेट अटैच होगा इट हैज़ टू बी मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट्स अटैच होंगे विद द न्यूक्लियोसाइड तो ये डाईफॉस्फेट, अगर 3 फॉस्फेट्स अटैच होंगे इट हैज़ टू बी अ ट्राईफॉस्फेट्स। एंड ये अब एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, उसकी कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ आपको दिखाई जा रही है, एंड यू कैन सीन हेयर कि हमारे पास ये पेंटोज शुगर है जो कि आरएनए के केस में राइबोज, जबकि डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज है। और ये इस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी। सो शुगर एंड बेस दे गिव यू द न्यूक्लियोसाइड, शुगर एंड बेस दे गिव यू न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ कार्बन नंबर 5 के साथ आप देखें कि जब फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो गया तो कलेक्टिवली हमने इसको क्या कह दिया, दिस इज न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टू रिमेंबर हैं वो क्या है कि जो नाइट्रोजनस बेस है ये पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ, जबकि जो फॉस्फेट है ये पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच्ड है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड। और अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज, ए ऑप्शन इज मोनोन्यूक्लियोटाइड, बी ऑप्शन इज डाइन्यूक्लियोटाइड, सी ऑप्शन इज ट्राइन्यूक्लियोटाइड एंड डी ऑप्शन इज नॉट अ न्यूक्लियोटाइड। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एनर्जी करेंसी है हमारे सेल की, तो ये इनमें से क्या है? एंड इफ यू आर थिंकिंग दिस इज आर ट्राइन्यूक्लियोटाइड, यू आर थिंकिंग ऑन द रॉन्ग लाइन्स, राइट, क्योंकि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसके अंदर बेसिकली एक ही शुगर है राइबोज शुगर, एक ही नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, हाँ उसके साथ फॉस्फेट्स 3 अटैच्ड हैं,
राइट। सो टेक्निकली स्पीकिंग ये जस्ट एक न्यूक्लियोटाइड है, राइट। सो ये एक मोनो न्यूक्लियोटाइड है, ये डाई या ट्राई न्यूक्लियोटाइड नहीं है। हाँ, ये ट्राईफॉस्फेट है, ये एक अलग बात है। सो ये कंपोनेंट्स ऑफ एटीपी आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। तो एटीपी के अंदर क्या है, यू कैन सीन हियर, ये एक राइबोज शुगर है। इस राइबोज शुगर के साथ अटैच नाइट्रोजनस बेस है कौन सी, एडेनिन, और उसके साथ फिर फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हैं। यू कैन सीन हियर, ये एक फॉस्फेट है, ये दूसरा फॉस्फेट है और ये तीसरा फॉस्फेट है। सो दिस इज एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, राइट। सो आप देख सकते हैं कि जब इसके एडेनिन और राइबोज के साथ जब एक फॉस्फेट अटैच हुआ था, जब एक फॉस्फेट अटैच हुआ यू गॉट द एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब इसके साथ दो फॉस्फेट्स अटैच हो गए यू गॉट द एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और जब तीन फॉस्फेट्स अटैच हो गए यू गॉट द एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और इसमें ये जो बॉन्ड्स हैं जो कि बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट्स हैं, बेसिकली दीज आर हाई एनर्जी बॉन्ड्स। एक्चुअली जब हम ADP के साथ फॉस्फेट कंबाइन करके ATP बनाते हैं तो लॉट ऑफ एनर्जी ATP में स्टोर होती है। सो व्हेन वी आर जनरेटिंग प्लेंटी ऑफ एनर्जी, राइट, किसी भी प्रोसेस में अगर हम एनर्जी जनरेट कर रहे होते हैं तो अमूमन उस प्रोसेस में हम अगर एनर्जी को स्टोर करना चाह रहे हैं तो हम ADP को फॉस्फेट से कंबाइन करा के ATP के फॉर्म में स्टोर करेंगे। एंड व्हेन वी वांट एनर्जी बैक फ्रॉम द ATP तो ATP हाइड्रोलाइज होगी और ATP से वी विल गेट द ADP एंड फॉस्फेट, और जो एनर्जी ATP की फॉर्मेशन के वक्त इसमें स्टोर हुई थी अब वही एनर्जी रिलीज होगी और जो भी हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा उसमें कंज्यूम होगी। सो सिमिलरली ATP से जब ADP बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, ADP से जब AMP बनेगा तब भी एनर्जी रिलीज हो सकती है, राइट। सो ये दोनों जो हैं ये बेसिकली हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं। सो वंस अगेन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट इज अ न्यूक्लियोटाइड, और ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। एंड ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ATP, इसमें अब आप देख भी सकते हैं कि इसमें जो शुगर है वो कौन सी है, राइबोज शुगर। एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ ATP। तो इसमें जो शुगर प्रेजेंट है दैट इज द राइबोज शुगर। और इसी तरह से एग्जाम आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ATP के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनस बेस कौन सा प्रेजेंट है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। यू कैन सीन हियर इट्स एडेनिन। और उसके अलावा फिर इसके अंदर जो फॉस्फेट्स हैं वो 1, 2 और 3 फॉस्फेट्स अटैच्ड है। सो इट्स अ न्यूक्लियोटाइड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब नाम से ही जाहिर है ये क्या है, एक डाइन्यूक्लियोटाइड है। मीन्स कि इसके अंदर 2 राइबोज शुगर्स होंगी, 2 ही नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, उसके बाद फिर साथ फॉस्फेट भी अटैच होगा, राइट। सो यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ, व्हाट इज NADP एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NADP एंड NAD। तो याद रखिएगा कि NADP जो है ये फोटोसिंथेसिस का एक कोएंजाइम है, इसको हम बायोएनर्जेटिक्स के एरिया में जाकर डिटेल से डिस्कस करेंगे। जबकि जो NAD है, NAD इज अ कोएंजाइम ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सो ये NADP है, मीन्स निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एंड NAD सिंपली वो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। मतलब दोनों का स्ट्रक्चर कंपेरेबल है, जस्ट जो डिफरेंस है वो फॉस्फेट का है। अब इसे हम देखें कि ये NADP का स्ट्रक्चर आप इसमें देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से वी हैव गॉट राइबोज शुगर जिसके साथ एसोसिएटेड है निकोटिनामाइड रिंग है, उसके साथ एक फॉस्फेट एसोसिएटेड है। सो ये बेसिकली देखें ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, और ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से क्या बना हुआ है, हमारे पास डाइन्यूक्लियोटाइड बना है। और इसमें भी देखें कि NADP की ही जो रिड्यूस फॉर्म है उसमें साथ हाइड्रोजन भी अटैच होता है। दिस इज अ रिड्यूस फॉर्म ऑफ द NADP। सो बेसिकली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस NADP को रिड्यूस करके NADPH2 में कन्वर्ट किया जाता है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, जिसकी आगे फिर यूटिलिटी होती है इन द डार्क रिएक्शन। इसको हम जाके इन डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। एंड आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू एट दिस स्टेज। स्टेटमेंट क्वेश्चन की है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोसाइड कैन नेवर बी प्रेजेंट इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। कौन सा न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट नहीं हो सकता। ए ऑप्शन इज एडेनोसिन, बी ऑप्शन इज यूरिडाइन, सी ऑप्शन इज गुआनोसिन, डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज, if you are thinking it's uridine, you are thinking on the wrong lines, right? The best response to this question is all of these, क्योंकि ये सारे के सारे जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं ये ओवरऑल ये इसके RNA के न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ये राइबोन्यूक्लियोसाइड्स हैं। अगर ये DNA के होते तो इनके स्टार्ट में यहाँ पे D आना था। सो D एडेनोडीन, D एडेनोसिन, D यूरिडाइन तो कुछ भी नहीं होता क्योंकि जो यूरासिल है ये DNA में प्रेजेंट ही नहीं होती, बल्कि D एडेनोसिन और D गुआनोसिन
ये डीएनए में प्रेजेंट हो सकते थे, लेकिन चूंकि इनके स्टार्ट में डी नहीं है इसलिए इस क्वेश्चन का जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोसाइड। इसमें देखें ए ऑप्शन इज अडेनोसिन, बी ऑप्शन है यूरिडाइन, सी ऑप्शन है गुआनिडीन एंड डी ऑप्शन है साइटिडीन। एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज गुआनिडीन। गुआनिडीन कोई भी न्यूक्लियोसाइड नहीं होता। इसको हमने किस तरह से पिक किया इस क्वेश्चन को, इसको आगे चल के डिटेल से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डीएनए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट बिटवीन right the GMP and DCMP, and similarly B option है DGMP and DTMP, C option है DGMP and DAMP, and D option है all of these, and the best response to this question is of course all of these, राइट क्योंकि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है इफ यू टॉक अबाउट द डीएनए, सो अगर इसके दो स्ट्रैंड्स हैं, इसके अंदर ये एक न्यूक्लियोटाइड है और इस तरह से ये एक और न्यूक्लियोटाइड है और ये एक और न्यूक्लियोटाइड है, तो इनके दरमियान जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स हैं वो तो ओवरऑल कोई भी दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान हो सकते हैं, राइट। सो चूंकि सारे के सारे डीएनए ही के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सो इसीलिए ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का बेस्ट रिस्पॉन्स होगा। अब ये एक टेबल है विच इज गिविंग यू द लिस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। सो लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस टेबल। इस टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में हमारे पास है जी नाइट्रोजनस बेस, और उसके बाद फिर हमारे पास जो सेकंड कॉलम है उसमें भी है गॉट द आरएनए। आरएनए के जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं और फिर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो दोनों आपको शो किए गए हैं, आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स भी और न्यूक्लियोटाइड्स भी। और उसके बाद फिर थर्ड कॉलम में हमारे पास डीएनए है, और इस कॉलम के अंदर दो सब कॉलम्स हैं जिनमें अगेन न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के शो किए गए हैं। एंड यू सीन हियर कि अब जो एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन ये डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अब हमने देखना ये है कि आरएनए और डीएनए में इनके कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स ये होंगे, राइट क्योंकि एग्जाम आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा डीएनए का न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड है, और सिमिलरली आरएनए का न्यूक्लियोसाइड या टाइड हो सकता है। सो यू हैव टू हैव अ स्ट्रेटजी सो एज टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ दीज इफ दे आर प्रेजेंटेड टू यू इन अ लिस्ट, राइट। सो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ओवरऑल जो एडेनिन है इसके न्यूक्लियोसाइड को हम कहते हैं एडेनोसिन, सिमिलर, और यूरासिल के न्यूक्लियोसाइड को हम कहते हैं यूरिडाइन, और गुआनिन के न्यूक्लियोसाइड को हम कहते हैं गुआनोसिन, और इसी तरह से जो साइटोसिन है इसके न्यूक्लियोसाइड को हम कहते हैं साइटिडीन। थायमिन चूंकि आरएनए में प्रेजेंट ही नहीं है इसलिए थायमिन का कोई भी न्यूक्लियोसाइड आरएनए के अंदर हो ही नहीं सकता, राइट। अब इसमें अगर यहाँ पे थायमिडीन होता तो थायमिडीन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आरएनए न्यूक्लियोसाइड, एडेनोसिन, यूरिडाइन, गुआनोसिन, साइटिडीन एंड थायमिडीन, तो आपका बेस्ट रिस्पॉन्स इस क्वेश्चन का क्या होता, थायमिडीन होता। बहरहाल चलें, ये तो जनरलाइज से अप्रोच थी। अब इन सबको मेमोराइज करना वन बाय वन आपके लिए खासा मुश्किल हो जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको एक ओवरऑल जनरलाइजेशन देता हूँ। याद रखिएगा कि जब भी प्योरिन बेसिस का न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसके एंड पे ओसीन आएगा। लाइक हमारे पास प्योरिन बेसिस कौन कौन सी हैं, एडेनिन एंड द गुआनिन। तो एडेनिन और गुआनिन का जब भी न्यूक्लियोसाइड बनेगा एंड पे क्या आया, ओसीन। सो इनका जो सफिक्स होगा वो ओसीन होगा। इसी तरह से जब भी कभी पायरिमिडीन बेसिस का न्यूक्लियोसाइड बनेगा, लाइक जैसे यूरासिल हमारे पास पायरिमिडीन बेस है या इवन साइटोसिन भी पायरिमिडीन बेस है, तो पायरिमिडीन बेसिस के जब भी न्यूक्लियोसाइड बनेगा तो उनके एंड पे आइडीन आएगा, राइट। सो ओसीन, इसलिए यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ओसीन as a suffix, it depicts the nucleoside of purines, and similarly iodine, it depicts the nucleoside of pyrimidine basis, of the pyrimidine basis, राइट और ये डीएनए का है या आरएनए का है और रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोसाइड, ये सिंपली इस बात के ऊपर डिपेंडेंट है कि वहाँ पे अब उसके स्टार्ट में डी प्रेजेंट है या नहीं है, राइट। सो इस तरह से आप देखें कि इसके न्यूक्लियोटाइड्स को भी अगर आप देखें तो एडेनोसिन है, इसके साथ 1, 2 या 3 अगर फॉस्फेट्स अटैच होंगे रिस्पेक्टिवली यू विल गेट एएमपी, एडीपी एंड एटीपी। सिमिलरली फॉर यूरासिल यू विल गेट यूएमपी, यूडीपी एंड यूटीपी। फॉर गुआनिन यू विल गेट जीएमपी, जीडीपी एंड जीटीपी, एंड फॉर साइटोसिन यू विल गेट सीएमपी, सीडीपी एंड सीटीपी एंड सो ऑन।
ये सारे के सारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स किसके, आरएनए के। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ द डीएनए, तो डीएनए में हमें पता है कि जो एडेनिन है, एडेनिन से न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो एडेनोसिन होगा, लेकिन इसके स्टार्ट में डी का होना जरूरी है। सो यार डिफरेंस आप नोट कीजिएगा कि एडेनोसिन, सिंपल एडेनोसिन ये आरएनए का न्यूक्लियोसाइड है, जबकि डी एडेनोसिन ये डीएनए का न्यूक्लियोसाइड है, राइट। और इसी तरह से फिर इसमें डी ग्वानोसिन, डी साइटिडीन और डी थाइमिडीन भी प्रेजेंट हैं। जो ओसिन और आइडीन वाला जो रूल है वो यहाँ पे भी उसी तरह से एप्लीकेबल है जैसे हमने पहले डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में डिस्कस किया। लेकिन एक बात नोट कीजिएगा, चूंकि डीएनए में यूरासिल नाइट्रोजनस बेस होती ही नहीं है, इसलिए डी यूरिडाइन कभी भी पॉसिबल नहीं है, राइट। अब ये हम इसके डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को अगर देखें तो बेसिक सेम आइडिया है कि अगर एडेनोसिन के साथ अगर एक फॉस्फेट अटैच हुआ तो DAMP है, दो हुए तो ADP, तीन हुए तो DATP एंड सो ऑन। इसी तरह से फिर इवन ग्वानोसिन, साइटिडीन और थाइमिडीन के भी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं। सो अब आप लॉजिकली इस टेबल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो हाईएस्ट यील्ड फैक्ट्स हैं इस टेबल से या टेक होम पॉइंट्स जो वो दो हैं। नंबर 1, आपने देखना है कि जो भी न्यूक्लियोसाइड है वो प्योरीन का है या पायरिमिडीन का है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके सफिक्स से ओसिन और आइडीन। और नंबर 2 पे अगर आपने ये देखना है कि कोई भी न्यूक्लियोसाइड या टाइड ये डीएनए का है या आरएनए का है, आपने ये देखना है कि उसके स्टार्ट में डी प्रेजेंट है या डी एब्सेंट है। अगर ऑफ कोर्स डी प्रेजेंट होगा दैट वुड बी बिलोंगिंग टू द डीएनए, और अगर डी प्रेजेंट नहीं होगा दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियोसाइड और टाइड वुड बी बिलोंगिंग टू द आरएनए, राइट। सो आपके पास ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप इन एंटिटीज़ को अगर डिफरेंट वेज में फॉर्मुलेट करके आपसे पूछा जाए आप इनको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद द स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। इससे पहले कि हम न्यूक्लिक एसिड्स की स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन को डिटेल से डिस्कस करें, आई वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चंस। और हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन इज़ 0, बी इज़ 1, सी इज़ 2, डी इज़ 3, ई इज़ 4 एंड एफ इज़ 5। कमांड है हमारे पास, चूज़ अ सिंगल बेस्ट आंसर फॉर ईच स्टेटमेंट। और पहली स्टेटमेंट है नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स इन NAD इज। अब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फेट्स की तादाद है दैट इज 2। चूंकि ये डाइन्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड में एक तो दो न्यूक्लियोटाइड में ऑफ कोर्स दो फॉस्फेट ग्रुप्स होंगे। हाँ, अगर यहाँ पे NAD की बजाय NADP होता, NADP, तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसमें एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट भी इन्वॉल्व होना था, तो NADP में जो तादाद होती वो 3 होती। बहरहाल इसका जो आंसर है दैट इज चार्ली 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कॉमनली शेयर्ड बाय DNA एंड RNA इज, एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज 0। कोई भी न्यूक्लियोटाइड ये आपस में शेयर नहीं करते, नाइट्रोजनस बेसिस शेयर करते हैं, न्यूक्लियोटाइड कोई नहीं शेयर होता, क्योंकि जो DNA है इसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं और RNA में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, सो नो न्यूक्लियोटाइड इज शेयर्ड। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन अ न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेरिक एसिड इज अटैच्ड विद कार्बन नंबर डैश ऑफ राइबोज शुगर। इन अ न्यूक्लियोटाइड है कि एक न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फोरिक एसिड है वो राइबोज शुगर के किस कार्बन के साथ अटैच्ड है, एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज कार्बन नंबर 5, F is the best response। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन अ न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड विद कार्बन नंबर डैश ऑफ पेंटोज शुगर। तो जो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है ये कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है पेंटोज शुगर की, बेस्ट रिस्पॉन्स इज बीटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फॉस्फोरिक एसिड ऑफ सेकंड न्यूक्लियोटाइड, कीवर्ड क्या है, सेकंड न्यूक्लियोटाइड इज अटैच्ड विद कार्बन नंबर डैश ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। बेसिकली जो लिंकेज होता है न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान, अगर फर्स्ट करें हमारे पास ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है और सेकंड न्यूक्लियोटाइड है, तो बेसिकली ये जो इन दोनों के दरमियान जो लिंकेज होता है, सो ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड और ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों के दरमियान जो लिंकेज होता है दैट इज़ 3 to 5 लिंकेज, यानी कि पहले न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5 ये इन्वॉल्व होना होता है। सो इसका मतलब कि पहले दो सेकंड वाले न्यूक्लियोटाइड का ये जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व है वो पहले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 के साथ लिंक्ड होगा। इसको आगे चल के हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। सो इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी डेल्टा विद द कार्बन नंबर 3 ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। सो ये आप देख सकते हैं फोटोग्राफ, ये NADP की फोटोग्राफ है बाय द वे।
अगर ये सिंपल NAD होता तो इसमें ये देखें, ये हमारे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये हमारे पास ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है, इसमें ये एक फॉस्फेट और ये दूसरा फॉस्फेट। क्योंकि ये NADP है तो इसमें अब देखें कि एक न्यूक्लियोटाइड की राइबोस शुगर के साथ एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप ये अटैच हुआ है। सो NADP के अंदर 3 और NAD के अंदर 2 फॉस्फेट ग्रुप्स होंगे। So now let's talk about the structural conformation of nucleic acids. We've seen here कि अब सबसे पहले हम structural conformation of RNA पे थोड़ी सी बात करते हैं। Nucleotides are united with one another through phosphodiester linkages. तो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस के जरिए कनेक्ट होंगे इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस टू फॉर्म लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। ये काम होना भी कब है? ऑफ कोर्स ट्रांसक्रिप्शन के दौरान होना है, क्योंकि आरएनए बनता ही कब है? जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है। नेक्स्ट क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन OH group which is attached with the carbon number 3 of first nucleotide and phosphate group which is attached with the carbon number 5 of the second nucleotide. So ये जो information है ये critically important है, very high yield point। इसमें कार्बन नंबर्स को भी आपने याद रखना है और इवन उनके साथ एसोसिएटेड ग्रुप्स को भी याद रखना है। So इसमें आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसका कार्बन नंबर 3 इन्वॉल्व है और कार्बन नंबर 3 के साथ एसोसिएटेड जो ग्रुप है इस बॉन्ड फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहा है, दैट इज द OH ग्रुप। और इसी तरह से जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड है, सेकंड न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5 इन्वॉल्व है और सेकंड न्यूक्लियोटाइड का जो ग्रुप है वो फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व है। सो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो बेसिकली लिंकेज है ये OH to फॉस्फेट लिंकेज है और ये 3 to 5 लिंकेज है। OH to फॉस्फेट एंड 3 to 5 एंड OH और 3 ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को, जबकि फॉस्फेट एंड 5 ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको आगे चल के हम एक फोटोग्राफ में भी देखते हैं। सो यू कैन सीन हियर कि हमारे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसमें ये राइबोस शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है और ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप है। सो यू कैन सी नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 के साथ, फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच्ड है। और यहाँ पे हमारे पास एक और ये न्यूक्लियोटाइड है, इसमें भी अगेन राइबोस शुगर है, एक डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस है, यू कैन सी हियर डबल रिंग्ड है और इसके भी कार्बन नंबर 5 के साथ जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। सो इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान बेसिकली ये लिंकेज है। कार्बन नंबर फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जबकि सेकंड न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 का फॉस्फेट ग्रुप इस बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन में, राइट। सो इसीलिए ये 3 to 5 लिंकेज है। हाँ, इस स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन होगी वो फ्री कार्बन्स के अकॉर्डिंगली होगी। ये लिंकेज 3 to 5 है, लेकिन जो स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन है टॉप टू बॉटम ये 5' to 3' डायरेक्शन है, राइट। चूँकि हमेशा जब भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी पहले न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5 जबकि लास्ट न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 फ्री रहेगा, राइट। सो ये 5 to 3 इस तरह से ये स्ट्रैंड की कहने की डायरेक्शन बनती है। सो इसमें आप देख भी सकते हैं किस तरह से ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना हुआ है बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स। सो ये भी एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, जैसे कि बाकी कंडेंसेशन रिएक्शंस होते हैं। इन एवरी कंडेंसेशन रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, जैसे बायोलॉजी में बाकी सिंथेसिस रिएक्शंस हैं। सो सिंथेसिस रिएक्शन, बाकी सिंथेसिस रिएक्शन में जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। एंड यू कैन सी हियर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉस्फेट ग्रुप ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एट 5' एंड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ लास्ट न्यूक्लियोटाइड एट 3' एंड विल बी फ्री। ठीक है, अब जैसे इसमें देखें कि ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 है, दिस वन, एंड ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 2 है। तो पहले न्यूक्लियोटाइड का जो 5th कार्बन है और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का जो 3rd कार्बन है ये फ्री है। सो ये जो स्ट्रैंड की डायरेक्शन है वंस अगेन ये 5' to 3' डायरेक्शन में है और ये जो लिंकेज है ये 3' to 5' लिंकेज है, 3 to 5 लिंकेज है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन ऑफ डीएनए को। सो डीएनए इज फॉर्म्ड बाय एंटी पैरेलल कॉइलिंग ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? एंटी पैरेलल, के 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो हैं वो दे आर गोइंग एंटी पैरेलल टू ईच अदर, राइट। एंटी पैरेलल से क्या मुराद है कि फर्ज करें कि अगर एक चेंज है वो 3 to 5 की डायरेक्शन में है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो दूसरी होनी चाहिए वो 5' to 3' की डायरेक्शन में होनी चाहिए,
राइट। सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। सो ये है एंटी पैरेलल, 3 to 5 एंड 5 to 3 एंटी पैरेलल। सो डीएनए बेसिकली दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के एंटी पैरेलल कॉइलिंग से बनता है एंड दीज टू चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये जो दो डिफरेंट चेन्स हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं, किस तरह से? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जुड़ी हैं। एंड देयर विल बी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन एंड देयर वुड बी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन। अब डीएनए के स्ट्रक्चर को आप एक लैडर के स्ट्रक्चर से कंपेयर कर सकते हैं। अब लैडर में देखिए क्या क्या होता है। लैडर में यू हैव गॉट द अपराइट्स, जैसे ये देखिए लैडर में अपराइट्स हैं और उसके बाद इसके अंदर रंग्स होते हैं। तो ये रंग्स हैं। तो जो अपराइट्स हैं डीएनए लैडर के वो किस चीज़ से बने हैं? नाइट्रोजनस, वो बने हैं शुगर एंड फॉस्फेट से, राइट। शुगर एंड फॉस्फेट से बने हैं, राइट। और इस तरह से जो रंग्स हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस से बने हैं, वो नाइट्रोजनस बेसिस से बने हैं। और नाइट्रोजनस बेसिस ही आपस में 2 या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक्ड हैं। जैसे हमने डिस्कस किया गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जबकि एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। So uprights of the DNA ladder are comprised of sugar and phosphate and the rungs of DNA ladder are comprised of the nitrogenous bases। और nitrogenous bases के दरमियान में जो bonds हैं वो हाइड्रोजन bonds हैं, जबकि जो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान bonds होंगे, ऑफ कोर्स ये अगर एक न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे इतना, तो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड भी होगा, अगेन सेम आइडिया के तहत यू हैव गॉट द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। तो इन न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में आपस में जो लिंकेजेस होंगे वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस होंगे, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। इसमें यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात भी आप याद रख सकते हैं कि अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि बैकबोन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल इज constituted by, and the best response to this question would be sugar and phosphate. Sugar and phosphate, they make the backbone of the DNA molecule. अब ये देखें कि ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है और डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, राइट। सो इसी स्ट्रक्चर को अगर आप कह लें कि एक ये ऊपर जाने वाली स्टेयर्स हैं और मे बी कन्वर्सली अगर नीचे आने के लिए अलग से कुछ स्टेयर्स हों तो ये जो स्ट्रक्चर बनता वो फिर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है अभी ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। सो ये क्वेश्चन है जी, बैकबोन ऑफ डीएनए कंटेन्स मोनोसेक्राइड्स में यस, राइबोस शुगर मोनोसेक्राइड्स है, यस ये आंसर पॉसिबल है। नाइट्रोजनस बेसिस तो बैकबोन में उसकी होती ही नहीं है। फॉस्फेट ग्रुप, यस फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी मोनोसेक्राइड्स एंड द फॉस्फेट ग्रुप्स, क्योंकि हमने भी डिस्कस किया है कि शुगर एंड फॉस्फेट दे कॉन्स्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। अब हम ये एक और कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ देखते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की। सो लेट मी ओरिएंट यू टूवर्ड्स दिस फोटोग्राफ। जिसमें देखें कि हमारे पास ये एक डीऑक्सीराइबोस शुगर है और उसके साथ एसोसिएटेड जो है ये एक फॉस्फेट है और इसके साथ एसोसिएटेड ये एक नाइट्रोजनस बेस है, मे बी ये थायमिन नाइट्रोजनस बेस है। सो ये जो इतना स्ट्रक्चर है ये एक न्यूक्लियोटाइड है। सो हेयर यू हैव गॉट अनदर न्यूक्लियोटाइड, सो हेयर यू हैव गॉट अनदर न्यूक्लियोटाइड। और ये जो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में लिंक्ड हैं वाया द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, राइट। और उसके बाद फिर देखें कि सिमिलरली ये ऑपोजिट स्ट्रैंड भी बना हुआ है। यू हैव गॉट वन न्यूक्लियोटाइड एंड देन यू हैव गॉट अनदर न्यूक्लियोटाइड एंड देन यू हैव गॉट अनदर न्यूक्लियोटाइड, राइट। सो ये दूसरे स्ट्रैंड्स में भी आपको न्यूक्लियोटाइड्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब ये गौर कीजिएगा कि ये जो स्ट्रैंड है इसकी डायरेक्शन ये फ्रॉम बॉटम टू टॉप 3 to 5 है, जबकि दूसरे स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये भी 3 to 5 है बेसिकली। सो ये यूँ कह लें कि ये अगर हम दोनों को रीड करें फ्रॉम बॉटम टू टॉप तो ये 3 to 5 है, जबकि ये जो है ये 5 to 3 है। सो ये दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स visible हैं। So you can see in here that sugar and phosphate are making up the backbone and the nitrogenous bases are actually making up the rungs of DNA molecule। और फिर ये जो दोनों DNA के जो strands हैं ये एक दूसरे के ऊपर ये ओवरऑल coiled हैं। So इसीलिए हम कहते हैं कि ये दो strands coiled हैं in an anti-parallel fashion। So ये basic structure है इसका DNA का। एंड क्वेश्चन है जी, नंबर ऑफ बेसिस प्रेजेंट इन 3.4 नैनोमीटर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज। द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी 20। 10 इसके लिए रॉन्ग आंसर है, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड यूज किया गया है ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए,
ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, 3.4 नैनोमीटर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं है, सो इसको हम आगे चल के फर्दर डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। यू सीन हियर, लेंथ ऑफ ईच टर्न ऑफ डीएनए इज 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स और 3.4 नैनोमीटर। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, ईच टर्न ऑफ डीएनए। लेंथ ऑफ ईच टर्न ऑफ डीएनए इज 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स और 3.4 नैनोमीटर। और उसके बाद आप देखिए, ईच टर्न हैज 10 बेस पेयर्स, ठीक है, लाइक GCAT, हर टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स होंगे। सो 2 टर्न्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वुड हैव 20 बेस पेयर्स ऑफ कोर्स। सो अगर एक टर्न में 10 बेस पेयर्स हैं तो 2 टर्न्स के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के कितने बेस पेयर्स होंगे, देयर वुड बी 20 बेस पेयर्स। सो बेस पेयर्स आर एक्चुअली 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स और 0.34 नैनोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सो ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जिनको आपने याद रखना है। अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है लेंथ ऑफ ईच टर्न ऑफ डीएनए, तो इसका आंसर है 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स और 3.4 नैनोमीटर। बोथ एक्चुअली मीन द सेम, बी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स। सेकेंडली, अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ईच टर्न हैज़ हाउ मेनी बेस पेयर्स, तो हर टर्न में कितने बेस पेयर्स हैं, 10 बेस पेयर्स, राइट। सो अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ऑफ कोर्स उसके अंदर 2 टर्न्स होंगे, तो 2 टर्न्स ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दे वुड हैव द 20 बेस पेयर्स। और इसी तरह से अगर बेस पेयर्स के दरमियान डिस्टेंस आपसे पूछा जाए तो कि 2 बेस पेयर्स वो आपस में कितने दूर हैं, अब देखेंगे जो 10 बेस पेयर्स हैं, 10 बेस पेयर्स की जो एक्सटेंट है वो 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स और 3.4 नैनोमीटर है। तो अब यहीं से आप 2 कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट बेस पेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेस पेयर्स आर 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स और 0.34 नैनोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, राइट। सो इसमें आप देख सकते हैं कि ये ओवरऑल आपको नज़र आ रहा है कि ये 3.4 नैनोमीटर जो है ये लेंथ ऑफ ईच टर्न ऑफ द डीएनए है, 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, राइट। जबकि 2 कंसेक्यूटिव जो बेस पेयर्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर है। And that's all about the structural conformation of nucleic acids. And now let's talk about the comparison between DNA and the RNA. I would like to ask a question at this stage. Statement है DNA is different from RNA in having, A option is ribonucleotides, B option is thymidine monophosphate, and C option is phosphodiester linkages, and D option is nitrogenous base pairs. DNA is different from RNA in having which feature, and the best response to this question is nitrogenous base pairs. कि RNA के अंदर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं और थायमिडीन मोनोफॉस्फेट्स भी ऑफ कोर्स उसके अंदर हैं और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस भी हैं बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स, लेकिन जो नाइट्रोजनस बेसिस की जो पेयरिंग है वो जनरली RNA में नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ DNA में होती है। सो डेल्टा वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। So now let's construct a comparison table of the DNA and the RNA. Let me orient you towards this table. इस टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में हमारे पास फीचर है और सेकंड कॉलम में DNA है और थर्ड कॉलम में RNA है। So first of all let's talk about the name. DNA is named as the deoxyribonucleic acid because of the presence of the deoxyribose sugar there. जबकि RNA को हम नेम करते हैं as ribonucleic acid because of the presence of the ribose sugar in the nucleotides of the RNA. And secondly, if you look at the न्यूक्लियोटाइड्स, तो जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, जबकि आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। लिहाजा जब भी कभी हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को राइट डाउन करेंगे तो उनके स्टार्ट पे स्मॉल डी ऐड करेंगे, जबकि स्मॉल डी की ज़रूरत राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के लिए नहीं होती। अब अगर आप जनरली न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को रिकॉल करें तो इसके स्ट्रक्चर में 3 एंटिटीज़ थी, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। अब जो शुगर है डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोस शुगर है, जबकि आरएनए के केस में राइबोस शुगर है। सो ये दोनों आपस में ऑफ कोर्स डिफरेंट हैं। हाँ, जो नाइट्रोजनस बेसिस है, यू कैन सी इन हियर कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड थायमिन नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जबकि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में ऑफ कोर्स ये गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड यूरासिल नाइट्रोजनस बेसिस हैं। सो यू कैन सी इन हियर थायमिन इज यूनिक फॉर द DNA and uracil is unique for the RNA, जबकि गुआनिन, साइटोसिन एंड एडेनिन ये दोनों तरफ
कॉमन है। सो अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विच नाइट्रोजनस बेसिस आर कॉमन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, उसके लिए गुआनिन, साइटोसिन एंड एडेनिन ये करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है फॉस्फेट। तो डीएनए और आरएनए ऑफ कोर्स दोनों में जो फॉस्फेट है दिस इज एग्जैक्टली द सेम। अब हम अगर इनके फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए जो है ये डबल स्ट्रैंडेड है, राइट। इसके 2 स्ट्रैंड्स हैं वो कॉइल्ड ऑन ईच अदर हैं और वो एंटी पैरेलल टू ईच अदर है, जबकि जो आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। और इसके बाद अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन के हवाले से डीएनए स्पेशली इन द यूकैरियोटिक सेल्स इट्स लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, या प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेनली ये न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है, बहरहाल ये मेनली न्यूक्लियस में है। लेकिन जो डीएनए है ये इवन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डीएनए इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट हम कहते हैं कि बोथ दीज ऑर्गेनेलीज दीज आर सेल्फ रेप्लिकेबल ऑर्गेनेलीज। These are self-replicable organelles means के सेल डिवाइड करे या ना करे irrespective of the division of the cell ये खुद से ही ये डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो आरएनए है, आरएनए भी प्रेजेंट तो साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हर जगह पे ऑफ कोर्स प्रेजेंट होगा। तो जहाँ जहाँ पे भी एक्टिव डीएनए प्रेजेंट होगा वहाँ पे बाय डिफॉल्ट आरएनए भी प्रेजेंट होगा। लेकिन आरएनए इट्स मेनली कंसंट्रेटेड इन द साइटोप्लाज्म। सो अब एग्जाम में क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है, एक डीएनए इज प्रेजेंट इन और आरएनए इज प्रेजेंट इन। सिर्फ प्रेजेंस है तो ए ऑप्शन इज न्यूक्लियस, बी इज माइटोकॉन्ड्रिया, सी इज क्लोरोप्लास्ट, डी इज ऑल ऑफ दीज, आंसर इज ऑल ऑफ दीज। अब सेकंड क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए इज मेनली लोकेटेड इन, तो डीएनए इज मेनली लोकेटेड इन द nucleus and RNA is mainly located in the cytoplasm। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखें अगर हम इनके रोल के हवाले से बात करें तो डीएनए का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना डीएनए का काम है, जबकि फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बाय द प्रोटीन फॉर्मेशन, बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन जीन के अंदर स्टोर्ड होती है या डीएनए के अंदर स्टोर्ड होती है उस इन्फॉर्मेशन की जीन प्रोडक्ट तक का जो फ्लो है बेसिकली उस फ्लो में टाइम एंड अगेन इन्वॉल्वमेंट है इसकी आरएनए की। इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ आरएनए को भी डिस्कस करते हैं क्योंकि ये भी अगेन के जो आरएनए की टाइप्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स कंस्ट्रक्ट अ टेबल। इस टेबल में हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। इन द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम वी हैव गॉट द फीचर, and in the second column we have got the messenger RNA, in the third column we have got the transfer RNA, and in the fourth column we have got the ribosomal RNA। basically जो RNA है इसकी 3 basic types हैं, messenger RNA, transfer RNA and the ribosomal RNA। अब just for sake of understanding हम क्या करते हैं, हम हर एक आरएनए की टाइप को एक सिंपल नेम देते हैं। बेसिकली जो मैसेंजर आरएनए है दिस इज मैप, मैसेंजर आरएनए इज द मैप फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, जबकि जो ट्रांसफर आरएनए है दिस इज लेबरर फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, एंड द राइबोसोमल आरएनए बेसिकली दिस इज मेसन इन प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। सो इनके इन जनरलाइज्ड नेम्स से ही इनके जो रोल्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं। यानी कि जो जीन में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन, वो जब जीन ट्रांसक्राइब होगी उससे मैसेंजर आरएनए बनेगा, राइट, विच इज़ द मैप एक्चुअली। और उस मैसेंजर आरएनए को मेसन रीड करेगा, यानी कि मैप को मेसन रीड करेगा, दैट इज राइबोसोमल आरएनए रीड करेगा अल्टीमेटली, जो कि राइबोसोम्स में प्रेजेंट है, right। So we know that ribosomes are the factories of the protein synthesis and it is just because the ribosomal RNA is that's there, right। So ये जो मेसन है इसने मैसेंजर आरएनए को रीड आउट करना है, या इसके मैसेंजर आरएनए में जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैप है उसको रीड आउट करना है। अब ऑफ कोर्स जब उसने मैप को रीड आउट करना है, उस मैप को रीड आउट करके उसने जो प्रोटीन बनानी है उसके लिए उसको अमाइनो एसिड्स चाहिए होंगे, तो वो जो अमाइनो एसिड्स हैं वो ट्रांसफर आरएनए ने लेके जाने हैं टू द राइबोसोम या टू द मेसन, यू कैन से फॉर सेक ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। सो ये इनका जनरलाइज सा रोल था। अब हम इन जनरलाइजेशंस के साथ एग्जैक्टली 1 by 1 कैटेगोरिकली डिफरेंट हेडिंग्स को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ मैसेंजर आरएनए। यू कैन सी हियर मैसेंजर आरएनए। सो हम फंक्शन आरएनए की हर टाइप के फंक्शन को डिस्कस करने लगे हैं। तो जो मैसेंजर आरएनए है इसका काम क्या है, मैसेज को कैरी करना, जबकि जो ट्रांसफर आरएनए है इसका काम क्या है कि अमाइनो एसिड्स को कैरी करना,
राइट और जबकि जो राइबोसोमल आरएनए है इसने राइबोसोम बनाना है विच आर इन टर्न द फैक्ट्रीज ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। और इफ यू टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, इसमें जो मैसेंजर आरएनए की लेंथ है वो हाईली वेरिएबल है। वी हैव गॉट वेरी शॉर्ट प्रोटीन्स लाइक इंसुलिन, और उसके बाद फिर हमारे पास बहुत लेंथी प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स भी हो सकती हैं। सो ऑफ कोर्स मैसेंजर आरएनए की लेंथ जो है ये हाईली वेरी करेगी, जबकि जो ट्रांसफर आरएनए है इसकी जो लेंथ है जस्ट 75 टू 90 न्यूक्लियोटाइड्स की रेंज में है, और राइबोसोमल आरएनए की भी जो लेंथ है वो भी प्रेटी मच कांस्टेंट है। और उसके बाद फिर इफ़ यू टॉक अबाउट देयर अबंडेंस और परसेंटेज, तो जो मैसेंजर आरएनए है ये जस्ट 3 to 4% है इन इट्स अबंडेंस एज कम्पेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ द आरएनए, जबकि जो ट्रांसफर आरएनए है ये 10 to 20% ऑफ द टोटल आरएनए। और यू कैन सी इन हियर कि जो राइबोसोमल आरएनए है ये 80% ऑफ द टोटल आरएनए है, राइट। सो आप ये भी कह सकते हैं कि ओवरऑल जो मैसेंजर आरएनए है ओवरऑल ये लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ आरएनए है। सो इसका ये यूनिक फीचर है कि मैसेंजर आरएनए लॉन्गेस्ट भी है, और लॉन्गेस्ट होने के साथ साथ ये लीस्ट अबंडेंट भी है, लीस्ट अबंडेंट, राइट। भले इसकी लेंथ वेरिएबल है लेकिन स्टिल ये लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ आरएनए ही है, राइट। सो अगर एग्जाम से क्वेश्चन पूछता है लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ आरएनए कौन सी है, इट्स मैसेंजर आरएनए, और लीस्ट अबंडेंट टाइप कौन सी है वो भी मैसेंजर आरएनए। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि जो स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आरएनए कौन सी है, दैट इज द ट्रांसफर आरएनए। सो ट्रांसफर आरएनए की जो यूनिक बात क्या है कि ये स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आरएनए है, जबकि जो मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ आरएनए है दैट इज दिस राइबोसोमल आरएनए विच इज 80%, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। सो ये यूनिक पॉइंट्स इनके अपने याद रखने हैं। एक तो इसकी अबंडेंस यूनिक है, लॉन्गेस्ट है मैसेंजर आरएनए, ये यूनिक है। उसके बाद फिर चूंकि इसका साइज स्मॉलेस्ट है जस्ट 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स, सो ये इसका यूनिक फीचर है ट्रांसफर आरएनए का। और राइबोसोमल आरएनए जो है इसका यूनिक फीचर क्या है कि ये मोस्ट अबंडेंट है, इट्स 80%, राइट। सो ये यूनिक फीचर्स इन आरएनए की टाइप्स के आपने याद रखने हैं। सो कंक्लूसिवली मैसेंजर आरएनए इज द मैप, ट्रांसफर आरएनए इज द लेबरर, एंड राइबोसोमल आरएनए इज द मेसन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये स्ट्रक्चर है डीएनए और आरएनए का, इसको हम कोरिलेट करके भी देख लेते हैं। यू कैन सी हियर जो आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, और इसमें आप देखें कि उस तरह से शुगर और फॉस्फेट से ये इसकी भी बैकबोन बनी हुई है, और उसके साथ फिर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये एसोसिएटेड हैं, और इसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो साइटोसिन है, जैसे ये गुआनिन है, एडेनिन है और यूरासिल, ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि आपको आरएनए के अंदर मिलेंगी। और कन्वर्सली आप देखें कि जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड है, राइट। तो इसके अंदर ये एक स्ट्रैंड है और दूसरा ये वाला स्ट्रैंड है, और दोनों स्ट्रैंड्स में जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। और डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस हैं, यू कैन सी हियर साइटोसिन है, गुआनिन है, एडेनिन है और थायमिन है, right? So you can see that thymine is unique for the DNA and uracil is unique for the RNA. Now let's move on to the next slide. So that's all about the nucleic acids. So with this we have concluded our discussion of the nucleic acids. I hope that now you will go to the FRN section and revise stuff from there and read your textbook, and then I want you to attempt as many questions as you can. Thank you very much.